एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। जो पैटर्न जो इस बार कक्षा 10 का जो पैटर्न आएगा हिंदी का वह डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बहुत सिंपल सा है। इसमें आपको अपठित गद्यांश आएगा, इसमें पढ़कर अपठित गद्यांश को पढ़कर आपने उसी में से उत्तर ढूंढने हैं। तो यहाँ पे आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको इसके उत्तर बता रही हूँ। उत्साह का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर यहाँ से आ जाएगा कि किसी काम को करने के लिए सदा तैयार रहना तथा इस काम को करने में आनंद अनुभव करना उत्साह का मुख्य लक्षण है। दूसरा इसमें है सच्चा और वास्तविक उत्साह किसे कहा गया है? तो इसमें पहले यहाँ आ जाएगा कि थर्ड लाइन में आपको मिल जाएगा कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्यों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। और वास्तविक उत्साह किसे कहा गया है? यहाँ पे आपका ये आ जाएगा कि जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है, उन सबसे उत्पन्न आनंद ही वास्तविक उत्साह कहलाता है। थर्ड इसमें आ जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें आपने टाइटल बताना है, शीर्षक लिखना है। तो इसमें सिंपल सा तरीका ये होता है शीर्षक ढूंढने का, लिखने का, कि आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि किस विषय के बारे में बात की जा रही है और क्या बात की जा रही है। तो इसमें आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा कि हमारे जीवन में उत्साह का विशेष स्थान है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो उत्साह है उसके विषय में बात की जा रही है। तो आपका इसका सिंपल सा टाइटल आ जाएगा उत्साह। ठीक है। हानि का विलोम शब्द लिखिए। तो हानि का इसमें विलोम शब्द जो है वो आ जाएगा लाभ। अब यहाँ पे आपको दो तरीके से अपठित गद्यांश आता है। जैसे ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपको सिंपली प्रश्न दिए हुए हैं और आपको उनके उत्तर जो है वो गद्यांश में से ढूंढने हैं। तो एक इस तरीके से आता है और दूसरा जो है वो आपको इस तरीके से आता है कि आपको क्या दिया रहता है, गद्यांश दिया रहता है और प्रश्न भी दिए रहते हैं। उसमें आपको प्रश्न दिए रहते हैं और उसमें आपको ऑप्शन भी दिए रहते हैं, उसी में से आपको चूज़ करना होता है। ठीक है। तो जैसे आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा तो उसी के आधार पर मैं यहाँ पे उत्तर बताऊंगी आपको। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में भाषाएं कैसी प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसी में उत्तर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि पृथक, कठिन, घुली मिली या सरल एवं सुगम। तो इसका उत्तर आ जाएगा घुली मिली। अभेद्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जुड़ा हुआ, जिसे भेदा ना जाए। ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक भेद लिख दिया हुआ है, इसका ये सही है, जिसे भेदा ना जाए, बिना अंतर अर्थ रहित। तो इसका उत्तर आ जाएगा जिसे भेदा ना जाए। महाराष्ट्र राज्य में किस कवि की वाणी को आदर दिया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा भूषण। मराठी संत तुकाराम ने किस अन्य भाषा में अपनी कविताएं लिखी? तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन है आपके पास बंगला, गुजराती, हिंदी और बुंदेली। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास हिंदी। फिर इसका शीर्षक दिया हुआ है कि दिए गए गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक आपको यहाँ पे देना है। तो शीर्षक आपने उसी तरह से देना है कि यहाँ पे किसके बात की जा रही है। ठीक है। साहित्य, जो भाषा है, भाषाओं की बात की जा रही है, उससे संबंधित क्या बात की जा रही है, उसके साहित्य के इतिहास, भाषा के जो है साहित्य के इतिहास की बात की जा रही है। तो इसका जो शीर्षक है वो जाएगा भाषाओं के साहित्य का इतिहास, जो है इसका शीर्षक आ जाएगा। तो इस तरह से आपको दो तरीके से ये अपठित गद्यांश आता है। और अगर आपको इस तरह से गद्यांश आता है, फिर इसके जो मार्क्स होते हैं, जो नंबर दिए होते हैं, वो वेरी कर जाते हैं फिर। ठीक है। फिर जैसे ऊपर जो आपको 4 प्रश्न दिए हैं, 2-2 नंबर के दिए हुए हैं, तो वो 8 नंबर का हो गया। और नीचे जो है वो आपको 5 प्रश्न पूछे हुए हैं, 1-1 मार्क्स का यहाँ पे पूछा गया आपको। तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपको गद्यांश किस तरह से आता है। ये 2 पैटर्न है, इसमें से किसी भी तरीके से आपको गद्यांश आ सकता है। दूसरा प्रश्न है खंड ख जो है, दूसरा प्रश्न निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि निम्नलिखित रेखांकित वाक्य में दिए पदबंध का सही विकल्प छांटिए। तो पदबंध जो है उसमें आपने सही विकल्प जो है वो छांटना है। पहला है इसमें रमेश पढ़कर सो गया। ठीक है। तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है उन्होंने, पढ़कर सो गया। तो पढ़कर सो गया जो है वो कौन सा पदबंध है?
सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है या विशेषण पदबंध है। तो जैसे हमें पता चल रहा है पढ़कर सो गया जो है, पढ़ना और सोना क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे क्रिया पदबंध आ जाएगा। आपत्ति काल में के काल में साथ देने वाले तुम सच्चे मित्र हो, तो इसमें आपको अंडरलाइन किया हुआ है आपत्ति काल में साथ देने वाले तुम। तो ठीक है, तो तुम तक अंडरलाइन है, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे तुम जो है वो सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे सर्वनाम पदबंध आ जाएगा। मुझे सुनाई पड़ रहा है, अंडरलाइन किया है सुनाई पड़ रहा है, तो सुनाई पड़ना जो है वो एक क्रिया हो रही है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है बर्फ धीरे धीरे सरक रही है, तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है धीरे धीरे। ऑप्शन है आपके पास क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध। तो बर्फ सरक रही है, लेकिन कैसे सरक रही है उसकी विशेषता बताइए, क्रिया की विशेषता बताई गई है कि बर्फ जो है वो सरक रही है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए में आपको वाक्य यहाँ पे बताने हैं, तो वाक्य में भी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला हमारा वाक्य है उसने खाना खाया और सो गया, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य का प्रयोग हुआ है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो इसका उत्तर आ जाएगा संयुक्त वाक्य। हमारा देश समृद्धशाली है, इसमें उसमें आपको ऑप्शन दिए हैं मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है, तो इसका में आपको उत्तर आ जाएगा साधारण वाक्य। मालूम होता है कि बर्फ गिरेगी, तो यहाँ पे की लगाकर वाक्यों को जोड़ा गया है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो इसका उत्तर आ जाएगा मिश्र वाक्य। मुझे देखकर चोर चंपत हो गया, तो यहाँ पे आपको संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य, तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा साधारण वाक्य। चौथा प्रश्न में आपको क वाला दिया हुआ है, दो अथवा दो से अधिक समस्त पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, वाक्य कहते हैं, पदबंध कहते हैं, समास कहते हैं या संधि कहते हैं। तो समस्त पद जो होते हैं वो समास में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा समास। चौराहा कौन सा समास है, चौराहा इसका विग्रह होगा चार राहों का समूह, तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। तो चौराहा का जो विग्रह होगा वो होगा चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार, तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा द्विगु समास। अगला है नीलकंठ में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। अब अगर इसका विग्रह इस तरह से करेंगे कि नीले कंठ वाला अर्थात शिव, तो हमारा जो ऑप्शन आंसर आ जाएगा बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर इसका विग्रह किया जाएगा नीला है इसका अगर विग्रह हम इस तरह से करते हैं नील रूपी कंठ, तब इसका विग्रह जो है तब इसका उत्तर जो है कर्मधारय समास आ जाएगा, तो दोनों सही हैं। तो आप बहुब्रीहि समास लगाओगे अगर इसमें, तो वह भी सही होगा, और कर्मधारय अगर लगाते हैं, जो बच्चे कर्मधारय लगाएंगे वह भी सही ही होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप समास का जो विग्रह है वो किस तरह से कर रहे हो। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा समास तत्पुरुष समास है। पंचवटी, पीताम्बर, दशानन, पथभ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट जो होगा, पथभ्रष्ट जो है इसका सही उत्तर होगा, पथ से भ्रष्ट जो है इसका विग्रह होगा, तो ये हमारा तत्पुरुष समास आ जाएगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से अलंकार छांटिए। तो आपको अलंकार दिया हुआ, देख लो साकेत नगर है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ऑप्शन है आपके पास यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक या उपमा अलंकार, तो इसका उत्तर आ जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके साथ आपको चॉइस दी होगी, मैंने यहाँ पे चॉइस नहीं डाली हुई है, लेकिन आपको इसके साथ अलंकार के साथ अलंकार की ही चॉइस दी होगी। फिर उसके बाद ख वाला आपको दिया होगा छंद, तो आपने छंद बताना है। तो इसमें जैसे दिया है राम भजन बिनु सुनहु खगेश, मिटही न जीवन करे कलेश, तो इसमें जो छंद है
इसमें 16 मात्राएं हैं। तो 16 मात्राएं वाला जो छंद होता है वो चौपाई होता है, तो इसमें जो छंद होगा वो चौपाई छंद होगा। छंद के साथ भी आपको चॉइस दी रहेगी। प्रश्न 6 है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको बताया उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मुहावरे जो हैं वो आपको इस तरह से आएगा कि हमें वाक्य दिया होगा, उसमें आपने मुहावरा फिल करना होगा। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि हमें दीन दुखियों के डैश पहुंचने चाहिए। अब इसमें आपको मुहावरा देखना है कि क्या आएगा। हाथ पहुंचना चाहिए, आंसू पहुंचने चाहिए, खून पहुंचना चाहिए या पसीना पहुंचना चाहिए। तो इस मुहावरे का इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा आंसू पहुंचना, मतलब कि हमें दीन दुखियों के आंसू पहुंचने चाहिए। तो इसका उत्तर होगा आंसू पहुंचना। संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद में भी आपको यहाँ पे संधि विच्छेद जो है वो आपको केवल 2 ऑप्शन हैं, 3 हैं, 3 में से आपको 2 करनी होंगी। कभी ऐसे आता है, कभी एक संधि भी आती है करने के लिए, कभी 2 संधि दी जाती है, 1 नंबर की आती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से ग्रामर वो डालते हैं, ग्रामर डाली जाती है, इसमें व्याकरण किस तरह से डाली जाती है। तो संधि विच्छेद में पहले देखिए धर्मात्मा। तो इसमें बताया हुआ है धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा या धर्मा प्लस आत्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा धर्म प्लस आत्मा। जो इसका पहला है ऑप्शन है वो आपका सही है, धर्म प्लस आत्मा। दूसरा है मनोहर। मनोहर में आपका पहला है मनो प्लस हर, मन्हा प्लस हर, मन्हा प्लस होर या इसमें से कोई नहीं। तो मनोहर जो है वो हमारी विसर्ग संधि है। तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा नंबर है मन्हा प्लस हर, ये इसका सही आंसर होगा। रमेश, रमे प्लस श, रमा प्लस श, रमा प्लस ईश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा तीसरा वाला, रमा प्लस ईश। अगला हमारा है ग पाठ है, वाक्य में आई क्रिया का नाम लिखिए। तो वाक्य आपको दिया हुआ है सूर्य संसार को प्रकाश देता है। तो इसमें बताना है आपने क्रिया का नाम, कौन सी क्रिया है। सूर्य संसार को प्रकाश देता है, सूर्य संसार को क्या देता है, प्रकाश देता है। तो ये आ जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। अगला है आपका क्रूर का विलोम शब्द क्या है। तो क्रूर का जो विलोम शब्द है वो होगा दयालु। इसका सही उत्तर होगा दयालु। अगला है अवनति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, अव या अ। तो इसका सही उत्तर है अव। तो ग्रामर में आपको थोड़ा सा इसमें आपको सेट वाइज पेपर आता है, एक्स वाई जेड सेट आता है, 3 सेट आएंगे। तो ग्रामर जो होती है वो सभी सेट में अलग होगी। हो सकता है किसी में विलोम पूछा हो, किसी में पर्यायवाची पूछ लें, किसी में उपसर्ग पूछा है तो किसी में प्रत्यय पूछ लें, किसी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ लें। तो ये नहीं है कि आपको यहाँ पे इस वाले पैटर्न इसमें आपको पर्यायवाची नहीं पूछे हैं या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं पूछे हैं तो वो आप पढ़कर नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी आपको इसमें 3 सेट आएंगे, आपको एक्स वाई जेड सेट आता है, तो तीनों सेट में जो ग्रामर होती है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। मीन्स कि जो बाकी सब सेम रहता है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा विलोम, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, वो थोड़ा सा अलग आते हैं। बाकी पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही रहेगा आपका। अगला है खंड ग जो है, इसमें निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको बुक में से ही आएगा गद्यांश, ये पठित काव्यांश होगा आपको, सॉरी पठित जो काव्यांश है वो होगा आपको ये। तो इसमें आपको दिया हुआ है दान करके तुम सभी बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रहे यह कहानी, कदर मानवता की ही होती है आई, भारत की यही एकमात्र निशानी, सबसे बड़ा दान तुम इसको जानो, दहेज के नाम पर ना लेंगे चवन्नी। तो इसमें से ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और ऑप्शन भी दिए रहेंगे साथ में। क्या करके तुम सब दानी बन जाओगे, पाप करके, पुण्य करके, दान करके या काम। तो उत्तर आ जाएगा दान करके। भारत की एकमात्र निशानी क्या है, मित्रता, शत्रुता, मानवता, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आ जाएगा आपका मानवता। कलम कवियों की डैश रहे ये कहानी, तो इसमें आ जाएगा आपको लिखती, कदर डैश की ही होती आई, किसकी कदर होती आई है, मानवता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी आपको बुक में से ही आएगा। तो आपको एक गद्यांश पढ़ना है, ये भी पठित गद्यांश है आपका। इसको पढ़कर आपको नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ इसके उत्तर डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। ललित कलाएं कितने प्रकार की हैं? 4, 5, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो ललित कलाएं हमारी 5 प्रकार की है। सही उत्तर आ जाएगा 5। मानव की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? रोमन लिपि, चित्रलिपि, फारसी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा चित्रलिपि, अर्थात दूसरा वाला। विश्वव्यापी भाषा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको इसी में से निकालना है। जो चित्र कला है इसे ही विश्वव्यापी भाषा कहा जाता है। कौन मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है? तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा, वह मनुष्य गद्यांश में पढ़ लीजिएगा, उसी के आधार पर इसका उत्तर निकालिएगा। तो इसका उत्तर इस तरह से आ जाएगा कि वह मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है जिसे कलाओं का ज्ञान नहीं है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जिसे कलाओं का ज्ञान नहीं है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको कविता के अलग आएंगे और इसमें आपको कहानी के जो होंगे गद्य और पद्य दोनों अलग अलग आएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहारी के अनुसार छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कवि ने क्या उपाय सुझाया है? तीसरा है, भिक्षु कविता में बच्चों को पेट मलते हुए क्यों दिखाया गया है? तो ये आपको बुक में से ही है, ये आप प्रश्न उत्तर जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको प्रश्न उत्तर कहीं कोई भी आ सकते हैं। अगला है हमारे पास ख पाठ्यसी का, ललित कलाएं कितने प्रकार की हैं, उनके नाम लिखो। फिर दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तीसरा है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? ये सारे आपको बुक के प्रश्न उत्तर किताब से आए हुए हैं सारे, तो आप प्रश्न उत्तर वहाँ से कर सकते हैं। आई होप आपने कर लिया होंगे अभी तक। तो उसके बाद आपको 10वां प्रश्न जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में से आएंगे। 3 प्रश्न आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में से। तो इसमें हम पहला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो अंतर है वो ज़रूर आता है, एक अंतर ज़रूर इसमें आता है। तो यहाँ पे नाटक और एकांकी में अंतर पूछा गया है। दूसरा प्रश्न, भक्तिकाल की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, हिंदी कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पे आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में से 3 प्रश्न आपको आएंगे और इसमें कोई भी चॉइस आपको नहीं दी रहती है। तो 3 प्रश्न आपको कोई भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो अंतर होता है अंतर एक पक्का आता है। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न अगला है 11वां प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सिर्फ आपको परिमाणवाचक जो विशेषण है उसकी परिभाषा लिखनी है और उसके कुछ उदाहरण देने हैं। उसके बाद खंड घ जो है इसमें आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखने के लिए आएगा, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने, बेकारी की समस्या और उसके समाधान, कोई धार्मिक त्यौहार, दूरदर्शन, शिक्षा का माध्यम। कभी आपको इस तरह से निबंध भी पूछ सकते हैं, कभी वो बिंदुओं के साथ निबंध पूछते हैं। तो ठीक है, तो निबंध आपको इस तरह से आता है। 13वां प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को नई कक्षा में प्रवेश पाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो इसमें आपको पत्र लेखन में भी आपको चॉइस दी रहेगी। अगला हमारा जो लास्ट प्रश्न आता है, 14वां जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होते हैं, इसमें अभी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपने उन्हीं में से चूज करना है। तो पहला प्रश्न जैसे इसमें दिया हुआ है, कबीरदास की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? मतलब वो कितने उम्र के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी? ठीक है, 59 के थे, 109 के थे, 120 वर्ष के थे या 49 वर्ष के थे? तो यहाँ पे सही उत्तर है 120 वर्ष के। बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे आपको बिहारी का जन्म कब हुआ था ये बताना है। 1955 ईस्वी में हुआ था, 1875 में हुआ था, 1595 में हुआ था, 1909 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही है ग वाला 1595 में।
पितु का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्यारा, पिता, पीला, पीछे। तो पितु का जो शाब्दिक अर्थ है वह है पीला। इंद्रजाल किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, मीरा की है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। रंग में भंग किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा, निराला जी, मैथिली शरण गुप्त या कबीर की। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। पावस का अर्थ क्या है? सुंदरता, पवित्रता, वर्षा ऋतु, कोमलता। तो इसका पावस का जो सही अर्थ है वह है वर्षा ऋतु। भिक्षु कविता के कवि कौन हैं? तो इसका महादेवी वर्मा है या जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं या पंत जी हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 5 या 8। तो सही उत्तर आ जाएगा 4। 4 काल हैं हमारे, जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? मूल राय, धनपत राय, प्रेमचंद। तो उत्तर है हमारे पास धनपत राय, इसका सही उत्तर आ जाएगा। लास्ट हमारे पास प्रश्न है, बिहारी की कविताओं में किस रस का प्रयोग किया गया है? वात्सल्य रस का है, श्रृंगार रस का है, वीर रस का है या इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जो है उनकी कविताओं में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपको जो है वो पैटर्न आएगा। मॉडल पेपर जो है इस तरह से, यहाँ पे एक मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह से आपको पैटर्न जो है आएगा, इस तरह से आपने तैयारी करके जाना है। वैसे आपका जो सिलेबस है वो, मेरी ये आपको एक राय है कि जो भी जितना भी सिलेबस है आपका, वो आप सारा करके जाइएगा। फिर आपको पैटर्न जैसे मर्जी आए वो मैटर नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर।